और इसी पर करेंगे चर्चा। 27 सीटों पर आखिर क्या करती है कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति क्या है। राकेश शर्मा बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, भोपाल में उनकी मौजूदगी है। और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। सुंदर त्रिपाठी बोल रहा हूं। धन्यवाद सूर्य जी। राकेश शर्मा जी क्या खेल कर रहे हैं। 5 लोगों की महामंत्री की कुर्सी आपने तैयार कर दी है। और सबसे पहले हमारा सवाल इसलिए आपसे है कि हर क्षेत्र में आपने वो तैनात जो नेताओं के नाम मैं आपको गिनाना चाह रहा हूं, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, भगवान दास सबनानी, रणवीर सिंह रावत, कविता पाटीदार, ये वो चेहरों को आपने मैदान में उतार दिया है 27 सीटों पर, जो कि जनता जनार्दन के बहुत संपर्क में रहते हैं। राकेश जी। देखिए सूर्या जी, आज जो आने वाले उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी पिछले 5-6 माह से लगातार कर रही है। आपने देखा होगा 27 में से 27 सीटों पर वर्चुअल रैली हो चुकी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा जी सहित हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, इनने वर्चुअल रैली के तहत वहां के एक कार्यकर्ता से बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक संपर्क कर लिया। उसके बाद 27 की 27 सीटों पे हमारे प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। साथ ही साथ लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्र में दौरे हो रहे हैं। आपने अभी देखा होगा ग्वालियर और चंबल संभाग में हमने विशेष सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा, जिसमें 50,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कहीं ना कहीं जो एक झूठ का पुलिंदा लेके कांग्रेस की सरकार आई थी, जो एक लॉलीपॉप जनता को थमाया था कि आपके 2 लाख के कर्ज माफ कर देंगे, 51,000 रुपए बेटी की शादी में दे देंगे, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल बिछा देंगे, हर युवा को नौकरी दे देंगे, साथ में हर खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे, हर गांव में गौशाला खोल देंगे। एक भी सपना जो दिखाया था उसमें से एक अक्षरांश पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस जोर जोर से चिल्ला के कहती हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। तो भाई लक्ष्मण सिंह जी को बता दीजिए ना जाके, क्यों नहीं आप अपने वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई, लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस में, उनको समझा पाते हैं। आज अगर लक्ष्मण सिंह प्रश्न कर रहे हैं तो राकेश शर्मा पे यह मत कहिए कि राकेश शर्मा राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दे जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो, एक ऐसी कन्या का नाम बता दे जिसको 51,000 रुपए इनने कन्या विवाह के दिए हो, एक ऐसा किसान। ठीक है, झूठ की राजनीति का आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त नोएडा में है और हमारे चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक सुदेश तिवारी जी की मौजूदगी इस वक्त है। सुदेश जी, लगातार राकेश शर्मा जी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2 लाख का जो कर्जा है, और उस सवाल का जवाब भी हर बार पीसी शर्मा जी भी देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम लगातार पेपर लेकर गए और पेन ड्राइव लेकर गए। अब हम क्या आखिरकार इनको सवाल का जवाब दें। आपसे समझना चाहेंगे कि ये किसान का मुद्दा बरहमेश उठता है, और लगातार जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी नहीं थी और कमलनाथ सरकार उस वक्त मौजूद थी, तो 2 लाख का है क्या, गेम है क्या। सुदेश जी। देखिए सूर्या, राकेश जी जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो बातें होती, थोड़ा परिवर्तन तो रहता ही रहता है। राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं, मैं आपको राकेश जी बताऊंगा कि 16 जो विधानसभा सीटें हैं वो वहां पर विकास का मुद्दा तो कम, वहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जातिगत आधार की जो राजनीति है उसको लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। और इसी तरह जो दूसरा क्षेत्र यहाँ पर भी रही बात कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी की पेनड्राइव कांग्रेस सौंप रही है, भाजपा लगातार ये कर रही, कर्ज माफी नहीं हुई। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने कर्ज माफी का जो एक आंकड़े थे वो तो किया, लेकिन अफसरशाही इतनी हावी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन बहुत से लोगों के कर्ज भी माफ हुए, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करते हैं सूर्या पूरे प्रदेश की राजनीति की। मैं राकेश जी से भी अभी सवाल करूंगा कि जिस तरह की बात की जा रही है, 27 विधानसभाओं पर चुनाव होना है, जिसमें से 22 जो वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, 21 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, और इसमें एक विधायक नहीं रहे थे, जौरा विधानसभा। तो अपने आप में जिन विधानसभाओं पर चुनाव होना है उन विधानसभाओं को लेकर एक कैंपेन अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार चलाया गया है
कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया है। मैं पिछले दिनों ग्वालियर क्षेत्र के कुछ लोगों से, चंबल क्षेत्र के कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था सूर्या, तो लोगों का कहीं ना कहीं भले ही सरकार में भाजपा है, लेकिन लोगों को ये जो लोग हैं जो पार्टी बदल गए थे, इनको लेकर कुछ क्षेत्र में विरोध जरूर नजर आया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आंकड़ों की बाजीगरी अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं किसी तरह से खतरे में इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि कांग्रेस को काफी बड़ी दूरी तय करना है, और भाजपा की बात करें तो चूंकि निर्दलीय और सपा बसपा की, तो इनको मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा सेफ नजर आती है, उनको इतनी अधिक सीटें नहीं जीतनी होगी। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि 4 कौन सी सीटें हैं उनको बताएं, तो जो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूंकि लगातार एक्सेलेटर पर पैर रख दिया गया है राजनीतिक तौर पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि वर्चुअल रैलियां भी की गई थी, कांग्रेस शुरू नहीं हुई। सूर्या, मुझे याद है कि 2018 में भी कांग्रेस काफी देर से शुरू हुई थी, लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चाहे मालवा निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी अंचल के जो वोटर थे उनको भाजपा अपनी तरफ लाने में सफल नहीं हुई थी, और जेएस से कांग्रेस में आए हीरालाल लवा आए थे और उन्होंने लगभग 15 से 20 सीटों को इफेक्ट किया था और भाजपा को नुकसान झेलना पड़ा था। तो इसलिए यहाँ पर एक और पहलू है सूर्या कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनके लगभग 9 ऐसे प्रत्याशी हैं जो सेकंड नंबर पर आए थे, उनको भी उतारेगी, और जो 16 सीटें हैं इस क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी वोटर है, साथ ही सामान्य वर्ग का जो वोटर है, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जातिगत आधार पर अगर बात की जाए तो किसी भी पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, चूंकि अखिलेश यादव की तरफ से शायद ये कहा गया है कि वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर काम बिगाड़ने का काम कर सकती है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो यहाँ पर राकेश जी से ये सवाल है कि भले ही जातिगत आधार पर आप बोलते हैं कि राजनीति नहीं होती, लेकिन ग्वालियर क्षेत्र में आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, चंबल क्षेत्र में आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप बताएंगे? बिल्कुल राकेश जी, आपके पास लौटेंगे। फिरोज सिद्दीकी बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहा है। राकेश जी, फिरोज सिद्दीकी पूरे देश के, राकेश जी आपको रोकना चाहेंगे 1 मिनट, फिरोज सिद्दीकी के पास चलेंगे। एक क्वेश्चन अगर सार्थक तरीके से मंच पर हो तो बेहतर होगा। उनकी मौजूदगी इस वक्त आपके साथ है और हम चाहेंगे, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट अपने डिक्लेयर कर दी है। 8 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए और 8 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारे गए हैं जो कि दूसरी पोजीशन पर आए थे, और दूसरी पोजीशन के बाद अब 27 सीटों पर उपचुनाव जाहिर है। 19 सीटें अब बची हैं, 8 सीटों के नाम यहां पर ऐलान हो चुके हैं। फिरोज जी, कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ होकर, क्योंकि खेल बिगाड़ने के लिए मायावती पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के लिए अब तैयार है। फिरोज जी। सूर्या जी, जब बहुजन समाज पार्टी अभी 2018 में चुनाव लड़ी थी तो 19% वोट उनका कम हुआ था, क्योंकि जो हमारा जो बहुजन समाज है वो ये मानता है कि जो बसपा जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ने आती है। जब हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, जब हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, जब हमारी जमीनें छिनाई जाती हैं, कब्जे होते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आती, उनका कैडर कहीं नजर नहीं आता। और ग्वालियर चंबल की बात करूं मैं तो ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 8.5% वोट का स्विंग डिफरेंस था। 8.5% की दूरी है इनके और हमारे बीच में। आज अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो ऐसी इनको कम से कम 5% वोट का स्विंग चाहिए वहां ग्वालियर चंबल संभाग में। तो क्या वो ऐसी कोई इनको स्थिति दिखती है, ऐसा कहीं माहौल दिखता है कि 5% वोट हो जाएगी की माटी की? फिरोज जी, इस पे सवाल है मेरा, क्योंकि सिंधिया जी कहते थे कि जो 8% का डिफरेंस है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण था और वो भाजपा में है, तो ऐसे में चूंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंस अगर सिंधिया जी की मानी जाए, जिस तरह से उनका दबदबा उस क्षेत्र में रहा है, महल से ही राजनीति चलती रही है, तो ऐसी स्थिति में तो भाजपा फायदे में दिखती है। देखिए, सिंधिया जी अपना खुद का चुनाव तो जीते नहीं। अगर उन्होंने जिताया था सबको तो वो हम पूरी ग्वालियर चंबल संभाग की लोकसभा जीतना थी। कितना एक अरसा हो गया कि हम सिंधिया जी के कहने पे टिकट दिया करते थे। ग्वालियर में मेयर नहीं बना कांग्रेस का। मुरैना की सीट हम बहुत मुश्किल से कभी नहीं जीते, सिंधिया जी के रहते। ग्वालियर की सीट नहीं जीते। तो ये जो कहना है कि ये जो सिंधिया जी एक है, सिंधिया जी एक फैक्टर थे वहां, लेकिन आज वर्तमान में जनता का जो है हर चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं।
ग्वालियर चंबल में लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। वो ये मानते हैं, अगर आप कहीं भी वहां गाँव में बैठेंगे चौपाल पे, तो लोग आपको हिसाब लगा के बता देंगे कि कितने पैसे में उनका वोट बेचा गया। ये लोगों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, ये लोगों की तरफ से ये एक मुद्दा है। रही बात कर्जा माफी की, तो अगर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जी के भाई का कर्जा माफ किया है, खुद कृषि मंत्री के परिवार का कर्जा माफ किया है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों का कर्जा माफ किया है, ये सबका हिलाफनामा लेके आ जाए सामने और बैंक अकाउंट लेके सामने आ जाए कि इन्होंने हमारा देखिए कर्जा माफ नहीं हुआ। उन सबके पास नो ड्यूज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मीडिया के सामने कर्जा माफी को लेके कागज कहीं नहीं दिखाए, कहीं किसानों को नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलती है। और ये भी मुद्दा है किसानों में कि अगर ये कमलनाथ सरकार रह जाती तो जून तक हमारे 2 लाख तक के भी कर्जे माफ हो जाते। लेकिन ये जो हुआ है, जो इन्हीं की वजह से ये सारे मुद्दे हैं। वो परफॉर्मेंस भी देखेगी जनता, क्योंकि अब 6 महीने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी हो गए। तो बात हम हमारी उपलब्धि है पहले गिनाएंगे जनता को। और गद्दारी जो एक मुद्दा है वो तो है ही, वो तो सामने वो जनता की तरफ से। बिल्कुल। और राकेश शर्मा जी के पास चलेंगे। राकेश जी, क्या समझना चाहेंगे? सुदेश तिवारी जी जिस बात का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी की कर्जा माफ का बात हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कर्जा हमने माफ किया है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में होते तो उन्होंने देखा है इस बात का बार बार जिक्र खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करते हैं कि नहीं, कर्जा माफ हुआ ही नहीं है, जो वादे किए गए थे उन वादों को नहीं निभाया गया, इसलिए मैं बीजेपी में आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह जनता जनार्दन के साथ इस बात का जिक्र वो मंच से कर रहे हैं। लगातार हमने कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा, उनका ये साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बार बार कहना होता है कि वादे पूरे नहीं किए गए, और वादे पूरे नहीं किए गए इसलिए मैं सीधे तौर पर बीजेपी के साथ आ गया हूं। मैं जनता का सेवक हूं। और चाणक्य की बार बार लाइन दोहराते हैं वो कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन दोनों लाइनों के अलावा तीसरी बात बहुत ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं कहते हैं। एक, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। दूसरा, मैं जनता का सेवक हूं। तीसरी बात नहीं होती है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुदेश जी सीधा सवाल करेंगे। राकेश जी, और जिस तरह से बात कही जा रही है कि आपकी काफी तैयारी है, ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की अगर बात की जाए, जैसा कि अभी हमने पहले भी कहा, और उससे अलग हटकर जो मालवा निमाड़ की कुछ सीटें हैं, इन पर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस लगातार गद्दारी का जो आरोप लगातार लगाती है इन जो प्रत्याशी हैं, कई जगहों पे क्या प्रत्याशी भी बदल सकते हैं? क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने लगभग सिंगल नाम चर्चा है, हालांकि जब तक भी फॉर्म नहीं आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तिवारी जी, मुझे लगता है कि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के बड़े पत्रकार हैं और जितनी करीबी से आप राजनीतिक उसको देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने जो बात शुरू करी कि चंबल संभाग में कांग्रेस का जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर था कि सिंधिया जी, क्योंकि कांग्रेस ने यह प्रोजेक्ट किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो गद्दारी किसने की? सिंधिया जी के साथ गद्दारी किसने की? क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं दे पाता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, गद्दारी शब्द की परिभाषा कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। जब बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी खरीदती है तो कितने में खरीदती है और उनने बहुजन समाज पार्टी से क्या गद्दारी करी? इसी तरह मणिपुर में 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कांग्रेस खरीदती है, कितने में खरीदती है और उनने गद्दारी किससे की? और शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी थी, क्या कांग्रेस से गद्दारी की? क्या शीला दीक्षित ने कांग्रेस छोड़ी तो क्या शीला दीक्षित ने कांग्रेस से गद्दारी किया? एनडी तिवारी ने कांग्रेस छोड़ी थी, क्या कांग्रेस से गद्दारी थी? मतलब कांग्रेस से अगर कोई चला जाए छोड़ के तो वो गद्दार है और कांग्रेस में अपना गला घोटता रहे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है कांग्रेस। आप देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, किसी और को मौका मिल रहा है? फिर उसके बाद बात की जाए तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में जाएंगे तो दिग्विजय सिंह, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिग्विजय सिंह, वो मंत्री बनेगा तो उनका बेटा बनेगा। लक्ष्मण सिंह जैसे सीनियर नेता हो, चाहे गोविंद सिंह जैसे नेता जिनको लॉलीपॉप पकड़ाई गई कि आपको हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, 15 महीने तक गोविंद सिंह इंतजार करते रहे, फिर उसके बाद कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष बना रहे। आप बताइए, गोविंद सिंह जैसे नेता जो ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े नेता है, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसी बहुत लंबी श्रेणी है, गिनती है। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव शुरू तो होने दीजिए। कांग्रेस का जो टाइटेनिक है उसमें से कितने लोग इधर से इधर हो जाएंगे, बड़े से बड़े नेता, कांग्रेस सोचती रह जाएगी। मैं तो खुले मंच से चैलेंज दे रहा हूँ कि कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता जनता के बीच जाके बता दे
ये कहते हैं हमने किसान का कर्ज माफ किया। मैं बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मण सिंह जी को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? आपके ही नेता है, आपके कार्यकर्ता है, आपके विधायक है, वो प्रश्न करते हैं कि राहुल गांधी कब भोपाल में आके माफी मांगेंगे, किसान का कर्ज माफी हुआ। आप राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, आप लक्ष्मण सिंह जी को समझा दीजिए। और एक बात बताइए, राकेश जी लक्ष्मण सिंह जी और रेत खनन उद्योग, शराब उद्योग, इसके अलावा क्या चला? राकेश जी, आप बार बार लक्ष्मण सिंह जी का और गोविंद सिंह जी का उल्लेख कर रहे हैं, क्या बात है? और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक और कई लोग आ सकते हैं, क्या काफी और तैयारी है क्या आपकी? और फिरोज भाई बताएंगे क्या, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह जी की बड़ी तारीफ की जा रही है बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी से अपना खुद का घर नहीं संभल रहा। रोज दिन रात सुबह से लेके शाम तक, अभी भी बीडी शर्मा जी गए थे ग्वालियर में, वो प्रभात झा जी के दरवाजे लग जाते हैं, कोई सांप कहता है, कोई बिच्छू कहता है। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी को बुलाया ही नहीं गया, जो इनका कार्यकर्ता महापंचायत मेला लगा हुआ था, उसमें नरोत्तम मिश्रा जी गए नहीं। जो भी नेता गए वो बहुत अनमने मन से गए और बाहर निकल कर आ गए। तो ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। कांग्रेस पार्टी का एक ही बात कहना है कि जो हम लाए थे, हमने हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने रखी। हम तो 132 करोड़ रुपए गौशाला के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये तो लोगों के सामने है मुद्दे। चावल जो है वो आप देख लीजिए, जानवरों को खिलाने वाला चावल जो है, लोग पूछेंगे नहीं कि लॉकडाउन में आपने हमारी क्या मदद की, क्यों हमारे बच्चों की फीस माफ नहीं की, क्यों हमारे है ना ये युवाओं की नौकरियां जा रही हैं, आप तो उसके लिए क्या कारगर कदम उठा रहे हैं। तो लोग सवाल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछेंगे। हम तो ये बताएंगे कि हमने 100 रुपए में बिजली दी, हमारे 15 महीने में जो हमें समय मिला, उस समय में हमने जो भरसक काम कर सकते थे जनता के लिए किए। और हम आगे भी आपसे समय चाहते हैं कि हमको जनता समर्थन दे और जो हमारे छूटे हुए काम हैं, वो जो रह गए, जो इन लोगों की वजह से नहीं कर पाए, वो हम पूरे करते हैं। और एक सवाल है कि कर्जा माफी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी चैनल तक तो बोल सकती है, लेकिन मंच से नहीं बोल पाएगी। वो इसलिए नहीं बोल पाएगी कि ये जितने 22 लोगों को ये टिकट दिए हैं, वो खुद सिंधिया जी, इनके ट्विटर पे लिखा हुआ है, इन्होंने खुद ने खड़े होके कर्जे माफ किए, प्रमाण पत्र दिए। फिरोज सिद्दीकी जी, कर्जा अगर माफ हुआ है, 27 सीटों के नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन हम और आप बात करेंगे। सिर्फ जब कांग्रेस के जो वोट है ना, कांग्रेस के जो वोट है और किसानों के जो वोट है, किसानों के वोटों का आंकड़ा लेकर मैं बैठूंगा आपके पास और ये दिखाएंगे कि किसानों ने किन किन को वोट दिया है, किसान का कितना फीसदी वोट कांग्रेस के पास गया है। क्योंकि वोटर लिस्ट में साफ तौर पर नजर आ जाता है। अब बहुत ज्यादा बेहतर तकनीक आ चुकी है कि किसान से लेके गरीब, मजदूर, महिलाओं, हर तबके के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तबके का वो वोट आपके पास आया है तो कहां गया है। इस पर हम बात में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगातार बार बार जिक्र होता है कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा हो गया है। राकेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुदेश तिवारी जी इस पूरे के पूरे एंगल को समझे। हम दो हमारे दो, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनके अलावा कांग्रेस मध्य प्रदेश में 27 सीटों के चुनाव को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो मध्य प्रदेश आने वाले समय में कांग्रेस कहां देख पाते हैं, क्योंकि चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। एक तो एक मानना पड़ेगा कि चेहरा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहतर स्माइल के साथ जब मंच पे दहाड़ते थे तो हाँ, मैंने देखा है भोपाल में कि युवाओं की बहुत लंबी फौज होती थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली होती है तो नहीं, मेरे जैसे कई युवा पीछे जाते थे कि नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता हूं मैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए थे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। अब कांग्रेस के पास ऐसा नया चेहरा नहीं है कि जो मंच से सीधे तौर पर जनता जनार्दन के साथ अपनी कनेक्टिविटी कर सके। देखिए सूर्या, ये सबसे प्रमुख बात है कि जो चेहरे की बात अगर की जाती है तो कांग्रेस पार्टी पहले भी कई ऐसे चेहरों से चुनाव लड़ती रही है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो एक अच्छा चेहरा है और अच्छी स्पीच भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें, जैसा आपने कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इसी तरह कांग्रेस में अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पावर सेंटर अलग अलग एरिया के बना दिए हैं। मैं आपको मालवा क्षेत्र की बात करें तो उमंग सिंगार को उधर जिम्मेदारी दी और इधर सज्जन सिंह वर्मा को जिम्मेदारी दी और इधर डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी गई। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको एक्टिव किया गया है। लेकिन इसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी है और उसको दूरी काफी छोटी तय करना है और कांग्रेस को काफी बड़ी दूरी तय करना है, तो इस कांग्रेस के लिए चुनौती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है सूर्य, ये पूरा चुनाव कई नेताओं के वजूद का भी सवाल खड़ा करेगी। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, जैसा कि अभी राकेश जी कह रहे थे, और 8% वोट कांग्रेस को ज्यादा गया था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से यदि जाता है तो भाजपा 8% अधिक रहेगी।
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर जो उनका फेस है वो देखना होगा। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि हमारा अपना कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ है, देखना होगा जो कांग्रेस के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग हैं उनका कितना वजूद है। इसी तरह मालवा निमाड़ की बात करें जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, तो यहाँ के भी कमलनाथ के भी वजूद का सवाल है, और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई छत्रप हैं भाजपा और कांग्रेस के, उनके वजूद का सवाल है। और साथ ही सबसे प्रमुख बात यह है कि इस क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में, भिंड क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जो स्थिति है, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, तो मध्य प्रदेश में यदि उसको वजूद बनाए रखना है तो इस चुनाव में भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का लगातार मध्य प्रदेश में पतन हुआ है, वो ऐसे फिर होगा। तो बहुजन समाजवादी पार्टी तो दौड़ में ही नहीं है, और कांग्रेस के बड़े छत्रप और कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और ये जो चुनाव होगा इसमें कोई दो मत नहीं, भले ही उपचुनाव है, लेकिन ये सत्ता का ऐसा सेमीफाइनल है, ये आने वाले सालों के कई सालों के लिए राजनीति तय करेगी कि मध्य प्रदेश में आखिर किस तरह की राजनीति होगी। क्योंकि यदि कांग्रेस इसमें सफल होती है, अधिक सीटें जीतने में सफल होती है, तो कांग्रेस के लिए भी नए चेहरे सामने आएंगे। क्योंकि बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में यदि प्रदर्शन अच्छा करती है और प्रदर्शन नहीं करती तो कांग्रेस को बड़ा होमवर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, 8% वोट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपने भी किया और सुदेश तिवारी जी भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब सीट बदल चुकी है, सीट बीजेपी की सीट है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उसमें मौजूदगी है। 8% वोट अगर कांग्रेस को मिलता है तो आप फुल कॉन्फिडेंस में है क्या कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास आ गए, वो 8% मिलेंगे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग हैं वो कभी ना कभी आपके साथ नहीं थे, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, और 25 नाम ऐसे हैं, 25 सीटों पर आप लोगों को उन चेहरों को उतारना है जो कभी कांग्रेस से चुनाव लड़कर आए थे। अब लोग, वो प्रत्याशी जब जनता जनार्दन के पास जाएंगे और एक बार फिर वोट की मांग करेंगे कि नहीं, हमें अब बीजेपी के साथ आप जिताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है और हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, तो क्या 8% जो वोट है वो कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, वो कार्यकर्ता सीधे बीजेपी में आप डाइवर्ट करा लेंगे? राकेश जी। सूर्या जी, आप एक बात को बड़ी गौर से देखिए कि पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, कांग्रेस की सरकार बनी। सर मैं 8% का जिक्र कर रहा हूँ, 8% का मैं, सर राकेश जी मैं 8% का जिक्र कर रहा हूँ कि चेहरा वही है। मेरी बात उसी विषय पे 8% का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चेहरा वही है, सिर्फ सीट बदल गई है। कांग्रेस का झंडा लगाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का झंडा लगाकर आ गए हैं। अब उस झंडे के बदौलत क्या वो वोट डाइवर्ट हो जाएगा? मेरा सीधा से कहने का मतलब है, क्योंकि 16 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्योंकि 18 साल के राजनीतिक करियर छोड़कर अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में शामिल होता है तो वो हल्के में उसे मत लीजिए आप, उसका वोट बैंक है, लेकिन उसे, उस वोट बैंक को क्या लोग मान पाएंगे कि नहीं मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाऊंगा? देखिए सूर्या जी, बहुत छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, तो आप देखिए कि कई लोगों ने अपने मंत्री का पद छोड़ा, कई लोगों ने अपने विधायक का पद छोड़ा। आज जो वर्तमान में मंत्री है, वो मंत्री का पद छोड़कर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो क्यों नहीं आएंगे? कहीं ना कहीं सिंधिया जी ने उनके लिए इतना किया है ग्वालियर चंबल संभाग में कि वो व्यक्ति सिंधिया जी के साथ खड़ा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो जो वोटर जो होता है, जो परंपरागत वोटर होता है, जो उस दल के साथ खड़ा रहता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो हमारे साथ खड़ा है, पर सिंधिया जी के जो समर्थक है, जो सिंधिया जी को प्यार करते हैं और सिंधिया जी के साथ हमेशा से राजनीति की है, चाहे उनके पिता के साथ की हो, चाहे उनके साथ की हो, चाहे उनके परिवार के साथ राजनीति क्षेत्र में काम किया हो, वो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। आप सोचिए 50,000 समर्थक कितने होते, आज कांग्रेस के 5 बूथ पे बैठने के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आप बात कर रहे हैं, आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि सिंधिया जी की बात की जाए कि युवा नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कांग्रेस में युवा पेश कर रही है, किसको पेश कर रही है? कह रहे हैं अब नकुल नाथ जी मैदान में आएंगे। वो नकुल नाथ जिनने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की, जिनने मध्य प्रदेश का एक मोहल्ला नहीं देखा छिंदवाड़ा को छोड़ के, अब वो राजनीति में आके
कांग्रेस की कमान थामेंगे। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये कंपनी टाइप का हो रहा है कि सीओ सर राजनीति न देखी हो, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गए ना, सांसद तो बन गए ना सर। काम कर रहा है। राकेश इसको जी, क्या मौका दिया राकेश जी, सरकार ने? नकुल नाथ की संसद में मौजूदगी तो हो गई ना, पूर्व सीएम के बेटे के नाते। आप भले ना माने, लेकिन एक पूर्व सीएम का बेटा अगर संसद में पहुंचता है और उसको लोग पसंद करते हैं तो 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतते थे। नकुल नाथ मुश्किल से 25,000 23 से 25,000 वोटों से जीते। इससे अनुमान लगा लीजिए कि भविष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल भविष्य क्या है, लेकिन कई नेता मैंने देखे हैं सर, वो अपनी विरासत नहीं बचा पाते, कई नहीं बचा पाते हैं। 9 बार से अगर सांसद रहे हैं कमलनाथ और उसके बाद नकुलनाथ बने हैं, तो इसके लिए तारीफ करना होगी। कोई व्यक्ति अगर विरासत को बचा पाता है तो अपने आप में काबिल तारीफ है। कई लोग मैंने देखे हैं कि अपने विधायकी नहीं बचा पाते हैं, पिता के नाम से उनके बेटे को कोई नहीं जान पाता। ठीक है सर, समय की पाबंदी है। इसका सवाल सीधे तौर पर फिरोज जी बैठे, इंतजार उनका भी है। और सुदेश जी से मैं चाहूंगा कि जो 8% का आप जिक्र कर रहे थे उसका जवाब मिल गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो लोग हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां होंगे वहां वोट जाएगा। और इसका सीधा सा ये मतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब बीजेपी में मौजूदगी है और वो 8% वोट अब बीजेपी के साथ है। सुदेश जी, फिरोज जी इस बात का अभी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास कब आएंगे, तो आखिरी सवाल, उसके बाद सीधा हम इस पूरी खास पेशकश को देखिए चूंकि सूर्या कौन किसके साथ जाएगा ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप ध्यान करें, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, ऐसा नारा भाजपा की तरफ से चलता था और सिंधिया जी आपकी पार्टी में थे। इस बार भाजपा की तरफ से हमारे साथ महाराज होने वाला है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पे इसमें कोई दो मत नहीं है कि महाराज का अपना प्रभाव रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि वहां पर SC ST वोटर, OBC वोटर और जो दूसरे जातिगत आधार की बात की जाए तो वहां पे इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप लोगों का जो चयन होगा, अभी 15 नाम चल रहे हैं, कैसी तैयारी होगी? क्योंकि अभी आप पर एक और आरोप लगाया राकेश जी ने, आप कहा कि आपके यहाँ प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, इस तरह की भी बात कही गई है। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी वो हमें तो कह रहे हैं, लेकिन वो तो शेयर खरीदते हैं दूसरी पार्टियों के, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से पूरा का पूरा बॉन्ड परचेज कर लिया उन्होंने और अब अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बना लिया उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी से लोग ये पूछेंगे, जयभान सिंह पवैया जी से भी पूछेंगे और प्रभात झा जी से भी पूछा जाएगा कि आप पूरी जिंदगी महल की खिलाफत करते रहे, महल के खिलाफ आप राजनीति करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को महल के खिलाफ ही आपने खड़ा किया। आप रानी लक्ष्मीबाई का गद्दार कहते थे सिंधिया जी को, ये बात अटेर के चुनाव में खुद शिवराज सिंह जी ने कही है और इस पर बहुत कोहराम भी मचा था भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को समझा पाएगी कि अब ये वो नहीं है, अब तो ये हमारे पास आ गए? ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी भी दल में या राजनीति में 2/2 = 4 नहीं होता। कभी कभी वो 5 हो जाता है, कभी कभी वो 3 हो जाता है। तो ये 2/2 = 5 ही हो गया सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में पहुंच गए। जो 2x2 की बात कर रहे हैं ना आप, 18 साल के राजनीतिक करियर छोड़कर मुझे ही नहीं लगता था कि कभी बीजेपी का दामन थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और सही, हाँ, 2x2 जो आप कर रहे हैं ना वो 5 हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए। 18 साल में कोई व्यक्ति बालिग बनता है और पूरे उस शख्स ने अपने 18 साल राजनीति में दिए हैं और वो चेहरा जो कांग्रेस का एक समय फेस होता था मध्य प्रदेश में। मुझे बोलने मैं 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में सोच रही कि हमारे पास तो केक है और ऊपर से आइसक्रीम है, जो आइसिंग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर देंगे। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। कांग्रेस का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। वहां अगर बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में जब भी हम फंसे हैं वहां हमारी हार तो होती है, अन्यथा नहीं होती। और 2018 इस बार भी होगा दिया, वरना वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव में अगर 16 में से 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति वर्तमान में बन रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बन रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही है। ये मध्य प्रदेश नहीं देश की राजनीति के लिए भी है। जब 22 विधायकों के साथ कोई शख्स बीजेपी का दामन थामता है, 18 साल का करियर छोड़कर बाकायदा बीजेपी का गमछा पहनता है और उसके बाद बीजेपी के दम पर 27 सीटों पर उपचुनाव की अगर नजर है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 22 सीटों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी, और राकेश शर्मा जी ने बीजेपी से अपना पक्ष रखा, बहुत बेहतर बातें की दोनों लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश तिवारी जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चैनल है
संपादकीय पक्ष से उनका जाना हमने और उन्होंने समझा कि 8% वोट बहुत महत्वपूर्ण है जो 2018 की विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ था। क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला वोट अब कांग्रेस के पास नहीं रहेगा और बीजेपी में जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।